पोएट्री सेंटर सैन होजे द्वारा आयोजित बौछार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु जौहरी कैलिफोर्निया से। यहाँ इस समय सुबह के 9:40 हो रहा है और आज हम लोग सुनेंगे इस कार्यक्रम में कविताएं भोपाल से। बौछार जो है सन 2020 सितंबर में इसका पहला कार्यक्रम आरंभ हुआ था और तब से हम लोग इसको कर रहे हैं। अब ये ऑनलाइन दो मासिक हो गया, मतलब हर ऑल्टरनेट मंथ में होता है और एक मंथ में यहाँ पर हम इसको इन पर्सन करते हैं, जहाँ पर हम ये प्रासंगिक कार्यक्रम है यानी थीम बेस्ड। तो हर माह की एक अलग थीम होती है और आज की हमारी थीम है कविताएं भोपाल से, जिसमें हम सुनेंगे भोपाल के गणमान्य कवियों और कवयित्रियों की कथाएं और कविताएं। तो आप सबका यहाँ पर स्वागत है। और हमारे साथ आज जो कवि जुड़ रहे हैं उनमें हैं नीलेश रघुवंशी, कांता राय, नवल शुक्ल, आरती, बलराम गुमास्ता और अनुपमा रावत, और मैं हूं आपकी होस्ट अंशु जौहरी। तो आप सबका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरंभ करना चाहूंगी। नीलेश रघुवंशी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम नीलेश रघुवंशी जी जो हैं, उनका पहला उपन्यास एक कस्बे के नोट्स 2012 में प्रकाशित हुआ था और इनका नाम हिंदी की बहुचर्चित कवियों में शामिल है। उनके प्रकाशित संग्रह हैं घर निगासी, पानी का स्वाद, अंतिम पंक्ति में, कवि ने कहा, खिड़की खुलने के बाद। उन्हें अनेकों पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। उनमें से कुछ हैं भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार और स्मृति साहित्य सम्मान, दुष्यंत कुमार स्मृति सम्मान, केदार सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा लेखन पुरस्कार इत्यादि। फिलहाल आप दूरदर्शन केंद्र भोपाल में कार्यरत हैं। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप की अभी कोई नई पुस्तक भी आई है शायद? हाँ, एक कविता संग्रह आया है, एक चीज कम। एक चीज कम? जी जी, कविता संग्रह का नाम है एक चीज कम, अभी राजकमल से पिछले महीने प्रकाशित हुआ है। बहुत बहुत बधाई। और तो ये बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अंशु जी और बौछार की टीम, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबके सामने अपने कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं 4-5 कविताएं सुना रही हूँ, जिसमें से एक कविता जो नया संग्रह है एक चीज कम उससे है और बाकी 3-4 संग्रह जो आ चुके हैं उनसे। तो पहली कविता का शीर्षक है आधी जगह। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। हर जगह को आधा खाली रखती हूँ, सिरहाने को भी आधा छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कमल के पत्ते पर पानी कांपता है, चांद कांपता है जैसे राहु के डर से, बसंत के डर से कांपता है जैसे पतझड़। मैं कांपती हूँ आधे पन से, आधे चांद से, जल से भरे आधे लोटे से, कांपती हूँ तुम्हारे आधे प्यार से। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पंक्ति। कविता का आधे भरे लोटे से, जो जिस क्रम में आपने कहा, बहुत सुंदर, शुक्रिया। ये दूसरी कविता सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है साइकिल का रास्ता। साइकिल चलाते हुए जमीन पर रहते हुए भी जमीन से ऊपर उठी मैं। साइकिल चलाते हुए जमीन पर रहते हुए भी जमीन से ऊपर उठी मैं। अंधे मोड़ को काटा ऐसे कि रास्ता काटती बिल्ली भी रुक गई दम साध कर। ढलान से ऐसे उतरी समूची दुनिया को छोड़ रही हूँ जैसे पीछे। चढ़ाई पर ऐसे चढ़ी कि पहाड़ों को पार कर
पहुंचना है सपनों के टीलों तक। वाह, क्या बात। साइकिल चलाते ही जाना कितनी जल्दी पीछे छूट जाता है शहर। शहर को पार करते हुए जाना, नदी ना होती तो शहर की सांसें जाने कब की उखड़ गई होती। पहला पहिया ना होता तो कुछ करने की, जीतने की जिद ना होती। वाह वाह, क्या। खड़ी हूँ आज उसी सड़क पर, बगल में साइकिल दबाए। पैदल चलते लोगों को देख घबरा जाती हैं अब सड़कें। रास्ता काटने से पहले 10 बार सोचती हैं बिल्लियां। गाय और कुत्ते भी पहले की तरह नहीं बैठते अब सड़क के बीचों बीच। देखा नहीं आज तक सड़क पर किसी बंदर को घायल अवस्था में। मृत्यु का आभास होते ही पेड़ की खोए में चले जाते हैं बे। क्या साइकिल चलाते और पैदल चलते लोग भी चले जाएंगे ऐसी ही किसी खो में? वाह रौंप दी जाएगी क्या साइकिल भी किसी स्मृति वन में? साइकिल में जंग भी नहीं लगी और रास्ते पथरीले हुए बिना खत्म हो गए, फिर भी भोर के सपने की तरह दिखी जाती है सड़क पर साइकिल। वाह, बहुत बढ़िया। पानी का स्वाद। कविता का शीर्षक है पानी का स्वाद। प्लेटफार्म के छूटते ही धीरे धीरे छूटता है शहर। शहर से जुड़ी हर चीज। प्लेटफार्म के छूटते ही धीरे धीरे छूटता है शहर। शहर से जुड़ी हर चीज। एक चमचमाता खुलापन शुरू होता है छूटते ही शहर के। हर प्लेटफार्म पर उतरना। प्लेटफार्म ना हो तब भी। क्या हुआ, रुक क्यों गई, पिट गई क्या, जैसे अनगिनत सवालों की झड़ी। हर प्लेटफार्म से बोगी में कितने लोग आए गए कितने। शहर को प्लेटफार्म की रौनक से आंकते और अपने शहर की तारीफ करते ना आगाते। लोगों को सोते देख करते कानाफूसी। जिन्हें सोने नहीं मिलता घर में सोते हैं भी ट्रेन में। वाह वाह वाह। बिना प्यास के भी पानी पीते प्लेटफार्म पर। पानी खारा था या मीठा, गटकता गटकते। बिना प्यास के भी पानी पीते प्लेटफार्म पर। पानी खारा था या मीठा, गटकते उसे भीतर तक। कुछ प्लेटफार्म ऐसे भी मिलते जहां नल तो होता लेकिन पानी नहीं। बोगी में बैठे लोग बढ़ाते पानी। पानी जूठा भी होगा, हमारी सोच से परे होती ये बात। कुछ एक क्षणों की वह घोर आवारगी, धुआं छोड़ते इंजन, प्लेटफार्म पर लगे नल। पानी के स्वाद के बारे में बताया जिन्होंने। ट्रेन की रफ्तार की तेजी से बदल रहा है समय। एक बरस पहले का जीवन लगता है गुजरा जमाना। एक जीवन में जमाने कितने, हर जमाने की गति अपनी, रहस्य अपने अपने। प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी, खिड़की से झांकती बैठी हूँ सीट पर। क्या ग्रस्त जीवन में आते ही कट जाता है आदमी आसपास से, या उसका अपना नहीं है संसार। खिड़की से बाहर फैले खेत झिलमिला रहे हैं दिए की तरह। खेतों में लगी ये आग बनाएगी जमीन को और उपजाऊ। जिएंगे इस जीवन को भी, कौन सा कितना खारा मीठा कितना। रफ्तार पकड़ ली है ट्रेन में। वाह वाह, रफ्तार। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ये दो कविताएं। कविता का शीर्षक है बेखटके। नींद इतनी कम और जलन इतनी ज्यादा कि सड़क किनारे सोते कुत्ते को देख भर जाती हूँ जलन से। इतनी कमियां हैं जीवन में कि पानी के तोड़ को भी देखने लगी हूँ उम्मीद से। अंतिम इच्छा कहें या कहें पहली इच्छा, मैं बेखटके जीना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। निकलना चाहती हूँ आधी रात को बेखटके। रात 12 का शो देखकर रेलवे स्टेशन पर घूमूं जेब में हाथ डाले। कभी प्रतीक्षालय में जाऊं तो कभी दूर कोने की खाली बेंच को भर दूं अपनी बेखटक इच्छाओं से। इतनी क्या रात बात। गए सूने प्लेटफार्म पर वाह। समझ ना ले कोई ऐसी वैसी। मैं ऐसी वैसी ना समझी जाऊं और नुक्कड़ की इकलौती गुमटी पर चाय पीते इत्मीनान से खींच सकूं आधी रात का चित्र। क्षितिज के भी पार जा सके मेरी आंख। एक दृश्य रचने के लिए मिले मुझे भी पर्याप्त शब्द और रंग। जरूरत ना हो आधी रात में हाथ में पत्थर लेकर चलने की। आधी रात हो और जीने का पूरा मन हो। कोई मुझे देखे तो देखे एक नागरिक की तरह। ये देह भी क्या तुच्छ चीज है, बिगाड़ कर रख दिए जिसने नागरिक होने के सारे अर्थ। बहुत बढ़िया भाई नीलेश। वाह। उठ, उठती है रीढ़ में एक सर्द लहर। कैलेंडर, होर्डिंग्स, विज्ञापन, आइटम सॉन्ग, पर्दे पर दिखती सुंदर बिकाऊ देह।
होर्डिंग्स पर पसरे देह के सौंदर्य से चौंधियाती हैं आंखें। देखती हूँ जितना आंख उठाकर झुकती जाती है उतनी ही रीढ़। फिरती हूँ गली गली रीढ़हीन आत्मा के साथ चमकती देह लिए, जाने कौन कब उसे उघाड़ कर रख दे। तिस पर जमाने को पीठ दिखाते आधी रात में बेखटके घूमकर पानी को आकार देना चाहती हूँ मैं। वाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। ये तो इतनी ज्यादा पसंद है मुझे आपकी कविता। जब मैंने इसे पढ़ा ऐसा लगा जैसे मेरे मन की कोई अंतरंग बात आपने उसको समझ के और कह दी हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, हर एक लाइन। शुक्रिया शुक्रिया जी। ये आज छोटी सी कविता है, आखिरी कविता सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है सुंदरी हो। छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है सुंदरी हो। मत आया करो तुम सम्मान समारोह में तस्तरी शाल और श्रीफल लेकर। वाह दीप प्रज्वलन के समय मत खड़ी रहा करो माचिस और दिया बाती के संग। मंच पर खड़े होकर मत वाचा करो अभिनंदन पत्र। उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो। मत आया करो तुम सम्मान समारोह में तस्तरी शाल और श्रीफल लेकर। दीप प्रज्वलन के समय मत खड़ी रहा करो माचिस और दियाबाती के संग। मंच पर खड़े होकर मत वाचा करो अभिनंदन पत्र। उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो। सुंदरियो, तुम ऐसा करके तो देखो, बदल जाएगी ये दुनिया सारी। क्या वाह, बात। बहुत बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत आभार। और इतनी सुंदर और गहरी कविताएं बांटने के लिए, हमारी सोच को नरिश करने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको अगर कोई भी प्रश्न नीलेश जी से पूछना है, प्रतिक्रिया, तो अभी आप उनसे कह सकते हैं और फिर हम उसके बाद अगले कवि की ओर बढ़ेंगे। तो चलें फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कांता रॉय आप हैं, अगर शायद नहीं दिखाई दे रही है मुझे, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नवल शुक्ल जी को। नवल शुक्ल जी जो है वो उनका मैंने उपन्यास पढ़ा है तिलोका वायकान। उपन्यासकार के अलावा वो कविताएं भी लिखते हैं जिनका स्वाद अभी हम कुछ ही क्षणों में लेने वाले हैं। उनके 10 दिशाओं में इस तरह एक अध्याय की कविता संग्रह है। नदी का पानी तुम्हारा है, बच्चा अभी दोस्त के साथ उड़ रहा है, ये बाल कविता संग्रह है। कविता में मध्य प्रदेश राजा पेमन शाह ये नाटक है। मदारी जंक्शन नाट्य रूपांतरण। और आपको पहले कविता संग्रह के लिए रामविलास शर्मा सम्मान प्राप्त हो चुका है और आप जर्मनी और इंग्लैंड की सांस्कृतिक यात्राएं कर चुके हैं। बौछार के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत नवल शुक्ल जी। आप अनम्यूट करें और हमें अपनी कविताएं सुनाएं। नवल शुक्ल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अभी म्यूटेड हैं। नवल शुक्ल जी। अनुपमा है क्या यहाँ? हाँ, मैं हूँ ना। अनुपमा, जरा नवल शुक्ल जी को आप बात कर सकती हैं? मैं तब तक किसी और को। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है। हमारी अगली कवि है आरती। हम शुक्ला जी जब आ जाते हैं फिर उनकी कविताएं सुन लेंगे। तो आरती जो है ये मध्य प्रदेश रीवा जिले के गोविंदगढ़ में जन्मी है। इन्होंने हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर और पीएचडी किया है। आप 10 साल से अधिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। आरती की कविताएं काफी सम्मानित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं। आप समकालीन मुद्दों और खासतौर पर स्त्री विषय के मुद्दों पर लगातार लेखन करती रही हैं। उनका एक कविता संग्रह मायालोक से बाहर प्रकाशित हो चुका है। एक शायद नया अभी आया है, मूक बिंबों से बाहर। आरती की उन्होंने कई पत्रिकाओं और किताबों का संपादन भी किया है। आप इन दिनों भोपाल में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। आपका बौछार के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आरती।
आपका भी कोई नया संग्रह या कविता संग्रह अभी आया है राजकमल से? जी हाँ, अंशु जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लाउड एंड क्लियर। हाँ हाँ, तो अभी अभी ये जो आपने दूसरा कविता संग्रह का जिक्र किया, मूक बिंबों से बाहर, वो जी। अभी आया हुआ है अच्छा राजकमल से। अच्छा साथ अच्छा। हमारा मिले से सब साथ में आए हुए हैं अभी। अच्छा तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और बौछार के मंच को बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि उन्होंने हम सबको एक साथ आने का मौका दिया। जी जी और बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा है कि मैं किस क्रम से, आप म्यूट हो गई आरती जी। कुछ डिस्टरबेंस भी आते हाँ जी, रहते हैं, कहीं कोई कॉल लगा देगा। प्रॉब्लम भी होता है। हाँ, मैं ये सब एडिट कर दूंगी। हाँ, कोई चलिए। बात नहीं होगा। चलिए, तो मेरी पहली कविता है अच्छी लड़की के लिए जरूरी निबंध। हम्म। एक अच्छी लड़की सवाल नहीं करती, एक अच्छी लड़की सवालों के जवाब सही सही देती है। हम्म। एक अच्छी लड़की ऐसा कुछ भी नहीं करती कि सवाल पैदा हो। मेरे नन्ना कहते थे, लड़कियां खुद एक सवाल हैं जिन्हें जल्दी से जल्दी हल कर देना चाहिए। दादी कहती, पटर पटर सवाल मत किया करो। हम्म। तो यह तो हुई प्रस्तावना। अब आगे हम जानेंगे कि कौन सी लड़कियां अच्छी लड़कियां नहीं होती। वाह। एक लड़की किसी दिन देर से घर लौटती है, वह अच्छी लड़की नहीं रहती। एक लड़की अक्सर पड़ोसियों को बालकनी पर नजर आने लगती है, वह अच्छी लड़की नहीं रहती। एक लड़की का अपहरण हो जाता है एक दिन, एक लड़की का बलात्कार हो जाता है और उसकी लाश किसी नदी, नाले या जंगल में पाई जाती है। एक लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है और एक लड़की तो खुदकुशी कर लेती है। क्यों, कैसे, जानने की क्या जरूरत, यह सब अच्छी लड़कियां नहीं होती। वाह। मैं दादी से पूछती, अच्छे लड़के कैसे होते हैं? वह कहती, चुप, लड़के सिर्फ लड़के होते हैं। और वाह। वह शुरू हो जाती फिर से अच्छी लड़कियों के गुण बखान करने। दादी की नजरों में प्रेम में घर छोड़कर भागी हुई लड़कियां केवल बुरी लड़कियां ही नहीं, नकटी, कलंकनी, कुलबोरन होती। शराब और सिगरेट पीने वाली लड़कियां दादी के देश की सीमा के बाहर की फिरंगने कहलाती थी और वे कभी भी अच्छी लड़कियां नहीं हो सकती। खैर, अब दादी पर लोग सिधार गई और नन्ना भी नहीं रहे। फिर भी अच्छी लड़कियां बनाने वाली फैक्ट्रियां बराबर काम कर रही हैं और लड़कियों में अब भी अच्छी लड़की वाला ठप्पा अपने माथे पर लगाने की होड़ लगी। तो लड़कियों, अच्छी लड़की बनने के फायदे तो पता ही हैं तुम्हें। चारों ओर शांति और शांति, घर से लेकर मोहल्ले तक, स्कूल, कॉलेज, शहर और देश भर में। ये तथ्यां लेकर नारे लगाना, जुलूस निकालना अच्छी लड़कियों के काम नहीं है। धरना प्रदर्शन कभी भी अच्छी लड़की नहीं करती। मेरे देश की लड़कियों सुनो, अच्छी लड़कियां सवाल नहीं करती और बहस तो बिल्कुल भी नहीं करती। तुम सवाल नहीं पूछोगी तो हमारे विश्वविद्यालय तुम्हें गोल्ड मेडल देंगे। जैसा कि तुमने सुना जाना होगा, इस विषय पर डिग्री और डिप्लोमा भी शुरू हो गया है। इन उच्च शिक्षित लड़कियों को देश विदेश की कंपनियां अच्छे पैकेज वाली नौकरियां भी देती हैं। देखो, दादी और नन्ना अब दो व्यक्ति नहीं रहे, संस्थान बन गए हैं। वाह। खैर, वाह। वाह, आखिरी पैराग्राफ से पहले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखिरी पैराग्राफ से पहले एक राज की बात बताती हूँ। कुछ साल पहले तक मैं भी अच्छी लड़की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत वाह, बहुत सुंदर। संस्थान बन गए। बहुत बढ़िया। दूसरी कविता है आदमी का विलोम। जैसे आग का विलोम पानी होता है, जैसे पिघलना का जमना होता है, या टूटना का जुड़ना होता है, जैसे, क्या वैसे ही आदमी का विलोम औरत होता है? क्योंकि यहाँ पर मैं शब्दों के प्रयोग की बात कर रही हूँ, इसलिए भाषा विज्ञानियों को कोट करना। आप फिर म्यूट हो गई हैं। आरती जी, आप म्यूट फिर हो गई। म्यूट, अनम्यूट करें।
अनम्यूट जो साउंड है ना, आपका वीडियो चला गया अभी। हेलो। एक्चुअली ये फोन के टाइम हो जाते हैं और तो ये मेरे साथ बहुत डिस्टरबेंस होगा मुझे लगता है। कोई बात खैर नहीं। कोई बात, मैं इसे दोबारा शुरू करती हूँ ताकि आपको आपके लिए वीडियो नहीं एडिट दिखा में। वैसे, हाँ पर आप पढ़ें। भैया अंश, भैया को फोन करके बोल दो, अभी फोन नहीं करेगा। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है आरती जी। हाँ वो ऑफ हो गया। बढ़िया, मैं फिर इसे से दोबारा करती हूँ। आप कविता जी देखो। सॉरी। नहीं नहीं, आप सॉरी बिल्कुल ना कहें। हाँ एक्चुअली मेरे बेटे के फोन का टाइम हो जाता है तो उसका आ गया। हाँ। आदमी का विलोम। जैसे आग का विलोम पानी होता है, जैसे पिघलना का जमना होता है, या टूटना का जुड़ना होता है, जैसे क्या वैसे ही आदमी का विलोम औरत होता है? क्योंकि यहाँ पर मैं शब्दों के प्रयोग की बात कर रही हूँ, इसलिए भाषा विज्ञानियों को कोट करना जरूरी है। वे कहते हैं नहीं, आदमी का विलोम औरत नहीं होता, सही सही बरतना सीखो तो आदमी का विलोम जानवर होता है। वे भाषा में कुछ उदाहरण सहित समझाते हैं। वे भाषा में बरते जाने वाले गलत रिवाजों को कुछ उदाहरण सहित समझाते हैं, जैसे कि फारसी भाषियों ने आदमी के विलोम को बरता और भाषा के संयंत्र घर में यह एक बिगड़ैल मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाने लगा। कुछ स्त्री पुरुष एक आयोजन कक्ष में प्रवेश करते हैं और माइक संभाल कर खड़े संचालक महोदय कहते हैं, कृपया सभी आदमी दाईं तरफ और औरतें बाईं तरफ। ऐसे ही वह औरत भी मेरा आदमी कहकर बर्तन घिसती, पटकती और दांत पीसती जाती है। मैं हिंदी की विद्यार्थी और थोड़े समय के लिए शिक्षक होने के बाद भी कुछ शब्दों को ऐसे ही लापरवाही से बरतती आई, जैसे कि यहाँ 5 आदमी और 5 औरतें बैठे हैं, या फिर फला काम को 2 आदमी और 2 औरत मिलकर कर रहे। दरअसल जानने से ज्यादा मसले आदतों पर निर्भर होते हैं, और आदतें कोई आसमान से नहीं टपकती। इसे ही शायद राजनीति कहते हैं और बड़े गर्व से इसे ही कूटनीति कहा जाता है। यह शब्द भी ऐसे ही सदियों पहले कूटनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बना और बना एक सर्वकालिक सिद्धांत, जिसके तहत औरतें आदमी नहीं होती। जिस तरह से यह प्रश्न समाजशास्त्र का हिस्सा है, उसी तरह दर्शन शास्त्र को कमोबेश अब इसे अपने सिलेबस में प्रश्न की तरह शामिल कर लेना चाहिए। सुना था कि टाइम मशीन बनी थी कभी, फिर यह भी सुना कि वह महज एक कल्पना थी। काश कि बन सकती तो कितना आसान होता ऐसी गलतियों को सुधारना और खुद भी सुधर सकना। खैर अब कहाँ कहाँ क्या क्या सुधारने की गुहार लगाई जाए, और आखिर तो यह होगा कि मुझे इस कविता को अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा, वरना मेरे जमाने के सभी वरिष्ठ और युवा, गैर आधुनिक और आधुनिक, नाना तरह के आदमी, जिसमें मेरे पुरुष मित्र भी होंगे, वे सब के सब चीख ही उठेंगे, ओह टू मच फेमिनिज्म। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत खूब। बहुत खूब। आपने एक कविता की तरफ इशारा किया है, पर मुझे लगता है कि उसका पहला भाग मैं नहीं पढ़ूंगी तो वो कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए मैं उसका पहला भाग भी पढ़ूंगी। एक ऋचा का पुनर्पाठ। चिता से उठती चीखों की आवाजें सुन सुनकर आखिर एक दिन उनके कान संवेदना से पसीज उठे और उन्होंने देवभाषा में कहा, ओ स्त्री उठ, जिसकी बगल में तू लेटी है वह कब का मर चुका, उठ जीवितों के संसार में वापस चल, उठ देव कामा उठ। वह एहसान से बोहरी तिहरी हो वापस आई, वह वापस आई देवर के लिए, वह वापस आई पुरोहित के लिए, वह वापस आई किसी न किसी पुरुष के लिए। उन्होंने जब जब कहा वह हंसी, रोई और गीत गाने लगी। उन्होंने इशारे किए जब वह मर गई, जहर खा, फांसी लगा, बच्चे जनकर और आग में कूद कर भी। इस तरह वह जीवितों की दुनिया में जिंदा रही, इस तरह वह फिर मरी जीवितों की दुनिया में। वाह, बहुत मार्मिक, इसका दूसरा ही भाग है, अत्यंत मार्मिक। इसका दूसरा ही भाग है एक और ऋचा का पुनर्पाठ।
सबने अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़े, सबने यानी स्त्रियों ने भी। हम्म, सबने अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़े, सबने यानी स्त्रियों ने भी। उन्होंने दूसरी ऋचा का पाठ शुरू किया। ओ स्त्री, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हारा मन भेड़िए का मन है। सामने बैठी स्त्रियों की देह जड़ हो गई और उनके चेहरे पर भेड़िए सरीखे पैने दांत उगाए। पिताओं ने उनकी ओर हिकारत भरी नजरों से देखा और उनकी पकाई रोटियां कुछ गुनगुनाते हुए खाते रहे। बच्चे आए, वे उनके दांतों को छूकर, हिलाकर, ठोंक बजाकर देखते और ठहाके लगाते रहे। आखिर में रात के दूसरे पहर पुरुष आए। सबसे पहले उन्होंने उनके नुकीले दांत तोड़े, फिर शरीर का मांस तोला तोला कर पकाया, खाया। वे डकार आने तक खाते रहे। इस तरह एक भेड़िए के मनवाली का यह संस्कार सुबह के पहर तक चलता रहा। वाह। बहुत बढ़िया। अब मेरी आखिरी कविता है रामराज की तैयारी का पूर्वक्रम। प्रश्न पूछने वालों को बेंच के ऊपर हाथ उठाकर खड़ा कर दिया जाएगा, मुंडी हिलाने वालों को मुर्गा बनाया जाएगा और बात बात पर तर्क करने वालों को क्लास से बाहर धकेल दिया जाएगा। वाह, प्रश्न की तैयारी से पहले मास्टर जी ने यह बात 3 बार बताई। रामराज आने वाला है और यह सब उसी की तैयारी का पूर्वक्रम है। अभी राम को अयोध्या के राजा ने अर्थात उनके पिता ने वनवास दिया है और स्वामी की आज्ञा के आगे कोई भी न्याय वगैरह की बात नहीं करेगा। राम ने भी नहीं की थी, ना ही किसी देशवासी ने। राजा प्रजा का स्वामी होता है, यह बात भी मास्टर जी ने 3 बार बताई। दूसरे हिस्से में युद्ध का अभ्यास चल रहा है। अस्त्र शस्त्रों के नामों से लेकर तकनीकी की भी जानकारी दी जा रही है और यह भी कि राम के साथ धनुष बाण होना हमेशा जरूरी है, जैसा कि तस्वीर में होता है। अब राम राजा नहीं है, फिर भी सेना बनाने में जुटे हैं। राम राज लाने की प्रक्रिया में युद्ध बहुत जरूरी है। इसलिए जंगल में राम ने पहले भीलों के रातों से, फिर वानर भालुओं से दोस्ती बनाई। सुग्रीव की जरूरत पहचान कर उसे राजा बनने में मदद की और इस तरह दोस्ती के भीतर दासत्व जैसे नए रिश्ते का इजाद किया। वाह, राम राज से संबंधित तमाम प्रोपेगेंडा संभालने का काम हनुमान के मत्थे सौंपा गया। एक बात याद आई, युद्ध में औरतों का क्या काम, इसलिए सारी लड़कियां क्लास से बाहर चली जाएं और वीरों की आरती उतारने का अभ्यास करें। यह बात वाह, बार वाह क्या बात। सारी लड़कियां क्लास से बाहर चली जाए। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ही खूब है, बहुत ही अच्छा है। वाह। एक ही कविता आपने जितनी भी पढ़ी है ना आरती जी, बहुत ही अलग अलग लेवल की है। प्लीज सो वांट टू टेल यू थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस। एक बात याद आई, युद्ध में औरतों का क्या काम, इसलिए सारी लड़कियां क्लास से बाहर चली जाएं और वीरों की आरती का अभ्यास करें। यह बात भी मास्टर जी ने 3 बार बताई। आगे मास्टर जी ने सोने के हिरन वाली बात बताई। राम ने सबरी के जूठे बेर को कितने प्रेम से खाया, यह भी बताया। उन्होंने मारीच से लेकर बाली, कुंभकर्ण और रावण वध की कथा सविस्तार बताई और 3 बार बताई। उन्होंने यह भी बताया कि रावण बड़ा विद्वान था और राम विद्वता का बड़ा सम्मान करते थे, अतः उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास राजनीति सीखने भेजा। मास्टर जी ने यह नहीं बताया कि जब लक्ष्मण को राजा बनना ही नहीं था तो कायदे से राजनीति सीखने राम को जाना चाहिए। नहीं बताया मास्टर जी ने राम के दुखों और छोटे छोटे सुखों के बारे में, कि रात के किस पहर अचानक सीता की याद में वे घंटों रोए थे, कि उन्हें माँ की याद कब कब आई, कि पिता की मृत्यु की खबर राम ने वन में कैसे सहन की। उन्होंने यह सब एक बार नहीं बताया कि अग्नि परीक्षा लेते हुए राम कितने आदर्श बचे थे, कि गर्भवती पत्नी को वनवास देते हुए राम को अपने होने वाले बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। सच तो यह है कि राम को राजा ही बनना था, 14 साल बाद ही सही। रावण हमेशा राम की छवि चमकाने के काम आया। सच तो यह भी है कि राजा किसी का सगा नहीं होता, न पिता का, न पत्नी का, न पुत्र का, यहाँ तक कि उस ईश्वर का भी नहीं जिसकी ढाल वह हमेशा अपने साथ रखता है। वाह, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी, बहुत ही यही अच्छी। सच्चाई, यही सच्चाई है जिसको आपने
चित्रित किया। बहुत खूब। आरती जी, आपके पास और है कि हो गई आपकी कविता? नहीं, आपने जितनी कही थी हमने उतनी ही सुनाई। थैंक यू सो मच। मैं तो सुनती चली जा रही थी, मैं थोड़ा सा बीच में वो कर रही थी, तो बट बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने कहा, जो राम का आपने परिप्रेक्ष्य रखा है वो बहुत ही अलग दृष्टिकोण, और रावण जो है उसकी उनकी मार्केटिंग के काम आया, बहुत ही एक अलग और अनूठा कि हाँ, हमें अपनी छवि सुधारने के लिए कोई एक खलनायक की आवश्यकता तो होती है। तो बहुत बढ़िया, शुक्रिया। हर साल उसको जलाते जाते हैं अभी भी। तो अभी अब बात नवल जी से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि होस्ट इज नॉट अलाउइंग वीडियो नवल जी, और वो। देख पा रही हूँ। नवल जी, आप अनम्यूट कर लें, अभी तो हैं। अच्छा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा नवल जी, आप म्यूटेड हैं। मैंने जो दिया है उसमें हाँ। हाँ, बढ़िया, आई कैन हियर यू। आपका जी। बहुत बहुत स्वागत नवल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैंने आपका परिचय पढ़ दिया था। तो नवल जी का, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप उपन्यासकार और कवि हैं, और आपके उपन्यास तिलों का वायकान और काफी बाल संग्रह इत्यादि हमने अभी जो चर्चा की थी। तो अब हम आपकी कविताएं सुनना चाहेंगे नवल जी, इससे कि पहले हम आपको फिर से हम चले जाएं उसके पहले। हाँ, जी जी जी। तो मैं शुरू करता हूँ कविताएं। बिल्कुल, इरशाद। पहली कविता है मरता हुआ वाक्य। मरता हुआ वाक्य। एक अच्छा भला दिखता आदमी कई लोगों के बीच मरता हुआ वाक्य बोलता है। वाह वाह। मैं आदमी के इतने करीब आ चुका होता हूँ कि मरते हुए वाक्यों से टकरा जाता हूँ, वाह और गिरने से बचने के लिए मरते हुए वाक्यों के कंधे थाम लेता हूँ। मरता हुआ वाक्य आदमी के गिरने को देख जिंदा होना चाहता है, वह गिरने को थामना भूलता नहीं है, वाह। बचाने के लिए आगे आकर पुकारता है, और वह अपना मरना भूल जाता है। वाह। बचाते हुए मर जाना मृत्यु नहीं है, बचाने को भूलते जाना मौत है। वाह वाह। क्या अवसर बहुत बचाने बढ़िया, को भूल जाना में अवसर। वाह। वाह, बहुत बढ़िया। अगली कविता पढ़ता हूं। कैसे बोलूं धारा प्रवाह। बोलने के बीच तारतम्य नहीं होता, तब जीवन का अंधेरा होता है। वाह वाह, क्या बात। बोलने के बीच तारतम्य नहीं होता, तब जीवन का अंधेरा होता है। जहां झड़ता रहता है दुख, वहां लड़खड़ाता हूं, टूटता हूं, और ढूंढता हूं कि जो हारने के सच हैं वे बोलने में असमंजस की तरह हैं। वाह, बहुत वाह। बढ़िया। आहा। तुम अपने सवालों से जैसा जानना चाहते हो, मेरे पास नहीं है वैसे जवाब। इसमें न कुछ छुपाना है न घुमाना है, शर्मसार जगहों पर फटी गंजी पहने पर्दे से बाहर आ जाना है। मेरे बोलने से ऐसे किस निर्णय की जरूरत है, जबकि अभी एक दूसरे के लिए जरूरत सिर्फ हम हैं। इन हालात में हमारे हालात जरूरी तो नहीं है। अभी अभी तुम्हें नहीं चाहिए वे बातें जिनके सहारे उत्तर तलाश रहा हूं। भटक रहा हूं यहां वहां, जो तुम्हारी भी भटकन है। ऐसे में कैसे बोलूं धारा प्रवाह, करूं बातें। क्या इस तरह भी कोई बात की जा सकती है? सही। बहुत बढ़िया।
पृथ्वी के किनारे चांद के नीचे चल रहा हूं, पृथ्वी के किसी हिस्से को छोड़ रहा हूं। बैलगाड़ी, बस, ट्रेनें, ट्राम सब बंद हैं। पृथ्वी चल रही है, चांद चल रहा है, मैं पृथ्वी और चांद के बीच चल रहा हूं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत। जीवन साथ रहता है मृत्यु के, वह अनेक बार मृत्यु के साथ चलता है, अनेक बार मृत्यु के विपरीत। अभी मैं स्थगित हूं इनके बीच, अभी मैं जीवन और मृत्यु के बीच चल रहा हूं। वाह, गेहूं चना के पकते दानों के बीच आम की निबोलियों को निहारता, कृष्ण पक्ष की गुप्त स्वतंत्रता में पृथ्वी के किनारे किनारे चल रहा हूं, चांद के नीचे चल रहा हूं। वाह वाह। अगली कविता है, यह जो आज है पहली बार है। यात्रा में कुछ ही सामान मेरे साथ होते हैं, अपने पैरों, आंखों और हाथों को मैं भूलता ही नहीं। ये अभी भी मेरे अंग की तरह हैं, मेरे वश में, मेरे सहोदर। यात्रा पर जाने के पहले बहुत सारे सामानों में से चतुराई को छोड़ देता हूँ। वाह, बस चतुराई को छोड़ देता हूँ, बस एक किताब की तरह निकलता हूँ और पन्नों की तरह फरफराता हूँ। क्या बात। अनुभवों को तहाकर वहीं किसी तस्वीर के साथ रख देता हूँ, जबकि धीरज को संतोष के लिए साथ रख लेता हूँ। अब यात्रा में जो भी दिखता है उसे पहली बार की तरह देखता हूँ, उसे पहली बार की तरह बार बार देखता हूँ। क्या बात। पहली बार देखते समय जैसे मिलते हैं उस तरह कई बार मिलता हूँ, और हर बार देखते और मिलते हुए सोचता हूँ, यह जो आज है पहली बार है। वाह वाह। मैं इस तरह कहीं जाने के लिए चलने की तैयारी करता हूँ, इसीलिए हर बार आपका पता पूछता हूँ, क्या आप यहीं रहेंगे कि मेरे साथ चलेंगे? क्या बात, बहुत बढ़िया। अगली कविता है, जो छूट रहा है वह हवा की तरह है। जब तुम आए थे मैं सो नहीं रहा था, नींद तो जैसे बरसों से नहीं आई है, माथा टनक रहा है कभी कभी मध्यम। दर्द है शरीर के पोर पोर में पैबंद, तेज और तेज वह जोरों से कसता जा रहा है, इसे मुझे ही सहना है चुपचाप। जो कुछ भी आत्मवान है मेरे भीतर वह धीरे धीरे टूट रहा है। कहीं टूट ही न जाऊं एक बारगी इस बार, तुम आए हो तो ठहरो, तुम्हारे जाने से जो छूट रहा है वह हवा की तरह है। वाह वाह, तुम्हारे जाने से जो छूट रहा है हवा की तरह। अगली कविता है, हवा की तरह आओ और ठहर जाओ। तुम आकर जहां ठहर जाते हो दरवाजे के पास, वहां कभी कभी मेरा हाल चाल होता है, जिसके बारे में लोगों को पहले से पता होता है, जो शांत भाव से अनोखे वाक्य विन्यास में बातें करते हैं। मैं दरवाजे के पार हूं, तुम आओ तो पहले दरवाजे को छुओ, हौले हौले उसे खोलो और आ जाओ,
जैसे हलक में आती है हवा, जिसके लिए मैं सदियों रह सकता हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वैसी हवा की तरह आओ और ठहर जाओ, अभी कहीं जाने की इच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया। एक आखिरी कविता पढ़ता हूँ। लौंग फूल। क्या क्या शीर्षक है? लौंग, लौंग इलायची लौंग वाला लौंग। लॉन्ग फूल, ठीक। लौंग का फूल। लौंग फूल। सिर के नीचे से खिसक गया है मेरा हाथ, सिर के नीचे से खिसक गया है मेरा हाथ, जो मुझे लौंग फूल की तरह रखे था। क्या बात। सिर के नीचे से खिसक गया है मेरा हाथ, जो मुझे लौंग फूल की तरह रखे था। एक हाथ धीरे धीरे माथे पर सरक रहा है, इतना धीरे कि लौंग फूल बिखर न जाए। झुरझुरी आती रहती है, भीग रहा है माथा, गर्दन और कंधे, धीरे धीरे पसीज रहा हूं। करवट बदलता हूं तो अपना समय बदलता हूं, करवट बदलता हूं तो अपना समय बदलता हूं। उसकी आवाज सुनता हूं, झर झर। एक झरना है जो कभी कभी रुक जाता है, पल भर। वहां तुम्हारे हाथ में दिन रात खटते हुए, जहां एक फूल खिलने के इंतजार में बेसुध है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लौंग के फूल की कोई खासियत होती है क्या? लौंग के फूल की बहुत खासियत होती है आयुर्वेद में। बहुत तरह की काम आता है यहाँ पर, लेकिन लौंग फूल जो है एक सिर का बिंब है। हाँ। जब हम हाथ के नीचे अपना सिर रखते हैं तो एक ऐसी स्थिति होती है कभी बेचारगी की स्थिति में या बीमारी की स्थिति में, या ऐसे और ऐसे कि पूरा शरीर में सिर्फ एक फूल, लौंग फूल की तरह एक सिर रहता है जो अपना हाथ थामे रहता है। वाह। और हाथ थामे रखता है। इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ तो शायद ये क्लियर होगा। हाँ। यह लौंग फूल शायद मतलब लौंग फूल की तरह एक सिर है। अच्छा। तो लौंग फूल की कई खासियतें होती होंगी जितना एक दिमाग, एक मस्तिष्क की होती हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया। सिर के नीचे से खिसक गया है मेरा हाथ, जो मुझे लौंग फूल की तरह रखे था। एक हाथ, यह कोई दूसरा हाथ है। एक हाथ धीरे धीरे माथे पर सरक रहा है, मतलब ऐसी स्थिति में जब लौंग फूल की तरह एक हाथ को थामे है सिर, तब ऐसी स्थिति में एक हाथ धीरे धीरे माथे पर सरक रहा है, इतना धीरे कि लौंग फूल बिखर न जाए। झुरझुरी आती रहती है, भीग रहा है माथा, गर्दन और कंधे, धीरे धीरे पसीज रहा हूं। करवट बदलता हूं तो अपना समय बदलता हूं। वाह वाह। उसकी आवाज सुनता हूं, झर झर। एक झरना है जो कभी कभी रुक जाता है, पल भर। वहां तुम्हारे हाथ हैं दिन रात खटते हुए, जहां एक फूल खिलने के इंतजार में बेसुध है। बेसुध। बहुत बढ़िया। अब बढ़िया। हाँ, अब एकदम टोटली रिलेट किया। बहुत बढ़िया, शुक्रिया उसको दोबारा पढ़ने के लिए। बहुत बहुत जी शुक्रिया। धन्यवाद। तो बहुत अलग तरह की कविताएं थी। जैसे हम देख रहे हैं कि हर कवि का एक पर्सपेक्टिव है, एक दृष्टिकोण है, एक फिलॉसफी है। और जब हम बौछार में आते हैं तो ये जो डिफरेंस है, ये एक तो हमें अलग दृष्टिकोण देता है, और साथ में भाषा का प्रयोग या तो विविधता बहुत दिखाई देती है, और उच्च कोटि की विविधता। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बलराम गुमास्ता जी को। बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बौछार में। बलराम गुमास्ता जी ने कृषि अभियांत्रिकी में बीए बीटेक किया है
और आपने एमए किया है RST रेडिंग विश्वविद्यालय इंग्लैंड से। आपकी रचनात्मक उपलब्धियां हैं नीम के पेड़, मलाइका, विष्णु नाट्य की कविताएं, नामवर, अभी कपूर, सिर्फ धरती भर दूर की कविता संग्रह है, पंखों की पालकी, एक सेकंड सॉरी, मैं फिर से पढ़ती हूँ। आपकी रचनात्मक विष्णु नाट्य कंपनी और अन्य कविता, नामवर, पंखों की पालकी, प्यारी धरती, मंडल की बात, सूरज को बुलवाना, ये बाल और इन्होंने बाल नाटक लिखे हैं। आपने अभियांत्रिकी, आखर संदेश, रंग संवाद आदि पत्रिकाओं के संपादक मंडल के मानद सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में प्रेरणा साहित्यिक पत्रिका तथा विश्व रंग साहित्यिक पत्रिकाओं में परामर्श मंडल के सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बलराम जी का बहुत ही विस्तृत परिचय है, तो मैंने उनमें से कुछ ही जो फूल दिखाई दिए ऊपर ऊपर उनको चुन के आपके साथ बांट दिया। आपकी कविताओं को सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और बौछार की आपकी टीम, और धन्यवाद इसलिए कि ये अवसर आपके साथ यहाँ मित्रों के साथ कविता पढ़ने का। तो पहली कविता पढ़ता हूँ। हाँ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आवाज आ रही है? हाँ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मंच पर चढ़कर वह मुट्ठी बांध हवा में लहराते हैं, चिल्लाते हैं एक साथ, हाँ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जिन पहलवानों के भरोसे लड़ी जानी है लड़ाई, उनमें एक पैदाइशी निखट्टू जीवन भर जो रहा कामचोर, संघर्ष तेज करने की करता है बात। दूसरा आपातकाल का समर्थक अभिव्यक्त की आजादी पर लगातार उठा रहा है गंभीर सवाल। तीसरा जो कॉलेज का प्रोफेसर है और अभी अभी मीटू में आया है, उसका नाम महिला से छेड़छाड़ के आरोप में किया गया है उसे नौकरी से बर्खास्त। महिलाओं के सम्मान, उनकी गरिमा, सुरक्षा को लेकर जता रहा है अपनी गहरी चिंता। और वह जो नैतिक मूल्यों की दे रहा है दुहाई, यूं तो बनता है सरकार का घोर विरोधी, पर उसी के खर्चे पर आया है इस आयोजन में होने शामिल। मंच से झुग्गी झोपड़ी वालों को बताता है अपने ही परिवार का आत्मीय सदस्य। अनैतिक सरकार को घेरने वह जुलूस की कर रहा है अगुवाई। सार्वजनिक जीवन में शुचिता को लेकर जो महाशय दिखा रहे हैं व्यग्रता, सामुदायिक भवन निर्माण के घोटाले में रंगे हैं उस बहरूपिये के हाथ। और उसे देखो, वह जो बनता है बहुत बड़ा क्रांतिकारी लेखक, आम जनता का झंडा बरदार, घोर दक्षिण पंथियों के आगे सिर झुकाकर जुगाड़ लाया है साहित्य का पुरस्कार। इतना ही नहीं, जन की कविता के नाम पर वह लगातार फैला रहा है सांप्रदायिक घृणा। उसके ध्रुवीकरण में हो रहा है सहभागी, कुछ इस तरह की बिगाड़ रहा है सामाजिक समरसता। अपने वर्ग शत्रु से लड़ने हमें अर्जित करनी होगी सच्ची पात्रता। जाहिर है लड़ना होगा हमें अपने ही दोगलेपन से। हाँ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से आपने उसको अंत किया, अपने दोगलेपन से जुड़े उसके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता है सूचना करके। ये 30-35 साल पुरानी कविता। उन दिनों टेलीफोन नहीं होते थे और कहीं टेलीफोन आता था, फिर वो कोई इम्पोर्टेंट खबर है तो कोई बोलने आपके घर आता था। तो उस समय की एक कविता है सूचना। माँ गांव में मरी जिसकी सूचना भोपाल में मुझे 3 दिन बाद मिली। इस तरह मरने के बाद भी मेरे लिए 3 दिन और जिंदा रही माँ।
वाह। दोस्त संबंधी और तमाम वह अपने जिनकी सूचनाएं वर्षों से नहीं, कहीं इसी तरह से तो नहीं बचे हुए हैं जिंदा। वाह। अतीत में घट चुके को वर्तमान बनाती सूचनाएं हमें बनाती हैं अमानवीय, वह भी इतना कि देखो तो भला मैं माँ की मौत पर नहीं उसकी सूचना पर रोया। वाह। बहुत बढ़िया। एक दिन ब्रह्मांड में खोज लिया गया है पहले से वहां उपस्थित एक और नया तारा, जिस पर करोड़ों वर्ष पहले समाप्त हो चुका हुआ है जीवन। हर एक नई सूचना के साथ इस तरह मैंने अपना एक अर्जित सच खोया। अमानवीय होते जा रहे इस समय में पूरे मनोयोग से रोकर ही धोया जा सकता था अंतर्मन का कलुष, बचाया जा सकता था भीतर नित प्रति मरता जाता मनुष्य। पर सुखों और दुखों का हिसाब गड़बड़ाया इतना कि जीवन अवशेष हुआ। आवेगों की प्रामाणिकताएं समाप्त होती हैं जहां, वहां तब पेड़ तक संवाद नहीं करते। चिड़ियों के गायब होने से आसमान में होने लगते हैं सुराख। देवदूत इन्हीं से रिश्ते हैं मौत को मोक्ष का पर्याय कहने। धरती तब भी गाती है झींगरों में जीवन राग, जुगनुओं में लौट लौट आते हैं उसके ठगे गए पूर्वज। न रो पाने का मेरा दुख रह रह कर फूटता है कि माँ की मौत पर नहीं मैं उसकी सूचना पर रोया। बहुत क्या बात। बहुत अच्छे बल्लू भैया, बहुत बढ़िया, अत्यंत मार्मिक। बहुत अच्छी, बहुत मार्मिक कविता है। पौधों में किसी नए पीके में रह रहकर उगने को होता हुआ। बहुत बढ़िया। अंतिम पंक्ति फिर से पढ़ दें। धरती तब भी गाती है झींगरों में जीवन राग, जुगनुओं में लौट लौट आते हैं उसके ठगे गए पूर्वज। न रो पाने का मेरा दुख रह रह कर फूटता है कि मैं माँ की मौत पर नहीं उसकी सूचना पर रोया। हवा में पेड़ पौधों में होता तारा, किसी नए पीके में रह रहकर उगने को होता हुआ। बहुत शुक्रिया। अगली कविता है जी, एक कवि कपूत, संग्रह भी है मेरा इस नाम से। धरती की बोटी बोटी अन्न के दाने दाने का बस भूख में प्रग भोज खाता, बनाता सुनहरी खाद पृथ्वी के पहाड़ स्तन पर चलाता गहती, कविता खनिज खोदता दुहता माँ का दूध, वृक्ष बाल आरी से काटता, नदी सिराओं को रौंदता नोचता रग रग, अंग सौंदर्य को अपने कुंठ चाक पर गढ़ता, हिरण्यगर्भा तुम्हारा अपराधी हूं मैंने प्रयत्नों को सार कहा, विफलताओं को धर्म, अज्ञानता को प्रार्थना की तरह गाया। दूर दूर तक नहीं था समय का पास, अतीत वर्तमान और भविष्य को जोड़ पाने का पक्का सूत, मैं ठहरा समय का सनातन दोषी एक कवि कपूत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये एक दो कविताएं 5 पढ़नी है या 4 पढ़नी है अंशु जी? तो नहीं, जो मैंने आपको बोली है वही पढ़ दें। हाँ अच्छा, क्योंकि समय का आपका होगा। हाँ। जो मैंने आपको भेजी थी वही पढ़ दें। तो 4 आपने कहा था तो 3 हो गई, एक और पढ़ देता हूँ। लास्ट तो आपने कहा था। एक कविता है आज घर बेटी आई। हाँ। दूर गिलहरी रुकी आम की पतली टहनी झुकी, दूर गिलहरी रुकी आम की पतली टहनी झुकी, भीगी पलकें भरे गले से माँ ने टेर लगाई आज घर बेटी आई। दूर गिलहरी रुकी आम की पतली टहनी झुकी, भीगी पलकें भरे गले से
माँ ने टेर लगाई, आज घर बेटी आई। किस निहारिका से टूटी कब, किस निहारिका से टूटी कब, घुटने घुटने चलकर ग्रह पिंडों के कितने देश प्रदेश पार कर आई, आज घर बेटी आई। हाथों में तो इसके देखो अरे अरे चमकीला पत्थर, हाथों में तो इसके देखो अरे अरे चमकीला पत्थर, जाने किस पहाड़ का मन ये मुट्ठी में भर लाई, आज घर वाह बहुत सुंदर। बहुत क्या सुंदर, पहाड़ का बहुत मन। इस सुंदर पहाड़ का यानी मन। कि मुट्ठी में भर लाई। यार, बहुत अच्छी किस कविता, बहुत सुंदर। घुटने घुटने चलकर ग्रह पिंडों के कितने देश प्रदेश पार कर आई, आज घर बेटी आई। हाथों में तो इसके देखो अरे अरे चमकीला पत्थर, जाने किस पहाड़ का मन यह मुट्ठी में भर लाई, आज घर बेटी आई। पिन्नाटा यूं भरे प्रार्थना झरे, पिन्नाटा यूं भरे प्रार्थना झरे, किसी गुंबद से जैसे टेर, भरम सब टूटा कुछ कुछ फूटा, रोने के भीतर हंसी छलक कर घर आंगन भर छाई, जिसे लूटने खोल ओस की बूंदों के दरवाजे, उड़ उड़ कर निकले हंस खेत की मेढ़ों को भागे, कोहरा छाया बाजी गगन बधाई, आज घर बेटी आई, बाजी गगन बधाई, आज घर बेटी। वाह फिर मैं कहूंगी कि जो कविताओं में आपकी विविधता है उसके लिए मुझे मैंने जब पढ़ा इसको में जो ममता है और सूचना में जो एक गीत है, विभिन्न भावों का समावेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रचनाएं हमारे साथ बांटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी आप सबसे, पर अभी थोड़ा सा समय कम है, तो अगली बार जरूर आपकी कविताएं, ये हर दूसरे महीने होता है तो हम लोग फिर मिल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी मित्रों का भी धन्यवाद जी। और कांता जी, मैं आपको बहुत सबसे पहले बुलाया था, अब आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो मैं अनुपमा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। अनुपमा, आप हैं? हाँ हाँ मैं हूँ। बस मुझे थोड़ा सा वो चाहिए कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ दूंगी। मैं से अब थोड़ा बोला नहीं जा रहा, बैठने मेरी कमर में तकलीफ बढ़ गई है, तो मैं पढ़ दूं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, आपने मुझे कहा था कि, और आप सबसे पहले भी आई थी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा, अब मेरी आवाज कितनी निकलेगी पता नहीं। तो शुक्रिया, उसके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। भी क्या है, इतने बड़े बड़े कवियों को पढ़ने के बाद मेरी हिम्मत तो हो नहीं रही है, अब जैसे तैसे पढ़ लूंगी। वाह 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 वाह, क्या बात बोल रही हो। क्या बात है, आप जानती हो ये बात। चलो ठीक है, तो मैं पढ़ दूं अंशु? हाँ, जल्दी से दो, जल्दी सुनाओ फिर, ताकि पीठ का दर्द। अनुपमा जी जो है, शी इज अ PhD in economics and she posted as a professor of public policy at Narona Academy of Administration and Management, Bhopal. She is a poet and she writes both in Hindi and English. Her debut English poetry collection by the title The Hummingbirds as ebook has been published on Amazon. She has edited 3 books and authored many chapters in edited books by national and international publications. A passionate teacher at heart and educational administrator by experience, she has authored and co-authored many research publications in national, international peer-reviewed journals, Scopus Index and UGC Care listed journals. She is a development economist by practice and has led 5 PhDs in this field under her guidance. आपका बहुत बहुत स्वागत अनुपमा जी। थैंक यू। काफी पुरानी। मैं 2 कविताएं पढ़ दे रही हूँ, एक थोड़ी सी लंबी है, एक बिल्कुल छोटी सी है। सभ्यता। जहाँ पैदा हुए वहीं की मिट्टी अपनी हुई, जहाँ पैदा हुए वहीं की मिट्टी अपनी हुई, वहीं के पहाड़ नदी नाले तालाब पोखर सब अपने हुए लोग आसपास वहीं के, अपने हुए खेत और खलिहान वहीं के सारे समुंदर अपने
हुए, यहाँ तक कि वहीं के आसमान अपने हुए। फिर किसी दिन वहीं से खदेड़ा किसी ने ये बोलकर कि हमने तुम्हें जीत लिया है युद्ध बल से, पराक्रम से, या कि छल से भी, या कि कोई लकीर खींची गई है और एक देश इस तरफ होगा और दूसरा दूसरी तरफ, या कि कोई लकीर खींची गई है और एक देश इस तरफ होगा और दूसरा दूसरी तरफ। फिर चला द्वंद, बहरहाल जहां बसे फिर वहां के हुए, बहरहाल जहां बसे फिर वहां के हुए। वहां के नदी नाले तालाब पोखर पहाड़, वहां के समुंदर भी फिर से अपने हुए। लेकिन स्मरण रहा आया उसी पुरानी मिट्टी की गंध का जो सबसे पहले अपनी मान ली गई थी। मान लिया गया था कि वो वहीं के हैं, क्योंकि उसके पहले का भास उनके पास नहीं था, उसका इतिहास उनके पास नहीं था, इसलिए मान लिया गया था कि वो वहीं के थे, वहीं उनका आदि और अंत था। कुछ सालों में, फिर कुछ 100 सालों में, और फिर कुछ हजारों सालों में धुंधली पड़ती गई स्मरण में वो गंध मिट्टी की एक निहायत नैसर्गिक प्रक्रिया, प्रकृति की। लेकिन इतिहास था कि मुंह बाएं खड़ा था, लेकिन इतिहास था कि मुंह बाएं खड़ा था, वो लिखा जा चुका था। अब क्या था? उन्हीं का इतिहास था, उन्हीं के पूर्वजों ने लिखा था। उन्होंने उन्हें जहां का बताया वो वहीं के लिए लड़ पड़े थे। उन्होंने उन्हें जहां का बताया वो वहीं के लिए लड़ पड़े थे। लेकिन क्या उन पूर्वजों के पूर्वजों को पता था कि वो वहां के थे? मसलन अंडमानी द्वीप के लोग क्या अफ्रीका से नहीं आए थे, या आए होंगे? विज्ञान इसकी पुष्टि भी कर सकता है। लिहाजा एक बात का संतोष जरूर होगा कि वो कोई ऐसा दावा कतई नहीं करेंगे, न कोई युद्ध छेड़ेंगे, क्योंकि वे प्रकृति प्राणी हमेशा प्रकृति के रहे आए थे। अपने खून को किसी एक नस्ल का साबित करने की कोई चेष्टा उनमें नहीं आई। अच्छा ही हुआ उनमें वो सभ्यता नहीं आई, वरना तो सबसे पुरानी सभ्यताओं का दावा करते लोग 5000 साल तक की पुरानी लड़ाइयां अब भी जारी रखे हुए हैं। अब भी क्या बात, वरना तो सबसे पुरानी सभ्यताओं का दावा करते लोग 5000 साल तक की पुरानी लड़ाइयां अब भी जारी रखे हुए हैं। अब भी लड़ रहे हैं उन स्मृतियों से जो इतिहास के पन्नों में उनके पूर्वजों ने लिखी हैं। वो अब भी अपनी अनुवांशिकी नस्ल के बचाने में, वो अब भी अपनी अनुवांशिकी नस्ल को बचाने में दूसरी नस्ल को नष्ट करने पर आमादा हैं। उनके पास बल है, उनके पास बाजार है, सभ्यता का वो बाजार जिसे दूसरी नस्लों के बाजार से भी पुराना मानते हैं। वो अपने प्राचीनतम होने का गर्व इतिहास से उठाते हैं, और उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इतिहास तक को बदल डालते हैं। इस तरह गर्म रहता आया है बाजार सभ्यताओं का। परिष्कृत अनुवांशिकी नस्लों का दावा करने वाले चला रहे हैं पूरी दुनिया के सभ्यता के बाजार को। चलते रहे युद्ध तो हमेशा गर्म रहेंगे ये बाजार, गर्म रहेंगी ये सभ्यताएं जो अपने नस्लों को बचाने के लिए नष्ट करती रहेंगी। सारी वो नस्लें जो नहीं उपजी हैं किसी एक नस्ल से, न ही ऐसा कोई दावा भी करती हैं, नहीं उपजी हैं वो धर्म और बाजार से। वो इंसानी नस्लें जो कहते हैं उपजी हो सकती हैं 10,000 साल से भी पुरानी सभ्यता से, नहीं उपजी हैं धर्म और बाजार से। वो इंसानी नस्लें जो कहती हैं उपजी हो सकती हैं 10,000 साल से भी पुरानी सभ्यता से। चलिए अब समय आ गया है करने पुनर्भाषित सभ्यता को। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और बहुत सामयिक अभी जो मतलब ये सिर्फ एक जगह की नहीं है, बहुत जगह की कहानी है। जैसे आप अभी इजराइल में और पैलेस्टीनियन वहां पर देख रहे हैं, मतलब हर विश्व के हर कोने में ये बहुत ही सामयिक कविता और बहुत अच्छा जो आपने इसको जो कंक्लूजन दिया, इसको जिस तरह से, वो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग अनुपमा। माहेश्वर के घाट पर एक छोटी सी कविता है। माहेश्वर के घाट पर स्वर्ग जाने को आतुर अपनी साड़ियां दूसरी साड़ियों की ओट में उतार कर, स्वर्ग जाने को आतुर अपनी साड़ियां दूसरी साड़ियों की ओट में उतार कर, अपने अधनग्न शरीर को बिना झिझक नर्मदामयी छींटों से
पवित्र करते हुए उन्होंने किया धन्य अपने शरीर को, और अंजुरी में भरकर जल जब अर्पण किया तो अनगिनत मछलियों का स्पर्श उनके नंगे पैरों में और पैर से सिर तक कौंध गया जैसे नया जीवन, और जगा गई एक छोटी सी लालसा जिसे बैकुंठ एकादशी के स्नान के समय उन्होंने कर दिया अंजुरी में भरकर छठ से अर्पण, और हो आई वो सचमुच के वैकुंठ, यही सोचते हुए कि कभी तो कोई उकेरेगा उनका भी स्पर्श तस्वीर में और छू लेगा उनका अंतर्मन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी कविता। शुक्रिया, इतने बड़े कवियों के साथ मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया अंशु। नहीं, छोटा बड़ा क्या, हम सब शब्दों के सिपाही हैं, तो सभी लोग ने जो भी पढ़ा बहुत ही, मैं तो कहूंगी कि मैंने कहा ना कि इससे सुंदर दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती मेरे लिए, यहाँ सुबह हो रही। तो अब मैं कांता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कांता जी जो हैं उनको मैं भोपाल से हैं, और वो लघु कथा का वर्चस्व है उनके, मतलब लघु कथा में उनका वर्चस्व है। वो कविताएं भी लिखती हैं। तो आज मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया, पर मैं चाहती थी कि आपकी शुरुआत आपकी लघु कथा से हो और अंत, पर अब चूंकि आप समय से जुड़ नहीं पाई तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो आप शुरू करें। आपने कांता जी ने डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और ये बांग्ला, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और मराठी भाषाओं का ज्ञान है इन्हें। ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय प्रवासी साहित्य और शोध संस्थान रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में, और ये लघु कथा शोध केंद्र भोपाल की निदेशक भी हैं। प्रधान संपादक ये लघु कथा वृत्त जो कि मासिक है। तो इनका अपना प्रकाशन नाम से एक प्रकाशन भी है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है कांता जी, और आपसे फिर से पुनः भेंट करने में अच्छा लगा। मैं भोपाल अभी आई थी सितंबर में, तब भी आपसे भेंट हुई थी, तो वेलकम अगेन। धन्यवाद अंशु जी, और अभिनंदन मंच पे उपस्थित सभी सुधीजनों का। और मैं पहले अपनी लघु कथा का पाठ करती हूँ और अंत में फिर कवियों के समक्ष अपनी जो कविता है वो रखूंगी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है सावन की झड़ी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सावन की झड़ी। भाभी निबंध लिखवा दो, चीनू ने उसका ध्यान खींचा। किस विषय पर? चीनू की स्कूल डायरी उठा, फिर से नजर बरामदे की ओर लग गई। जब से सुषमा बरामदे में खड़ी हुई है और उधर वो गुजराती लड़का, उसका ध्यान वही है। कितनी बार मना कर चुकी थी इसे, लेकिन बाऊजी नजीराबाद वाले से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और ये है कि इस गुजराती में अटकी है। ननद के चेहरे पर छाई मायूसी उसे बार बार हिमाकत करने को उकसा जाती थी, इसलिए कल रात आखिरी बार फिर से हिम्मत करी थी। बाऊजी, वो पड़ोस में गुजराती है ना? हाँ, सो अपनी सुषमा को पसंद करता है, उसकी नौकरी भी वेयर हाउस में है। वो शक्ल देखी है उसकी? काला कलूटा जानवर है पूरा का पूरा, ऊपर से दूसरी जात। बाऊजी की आवाज इतनी सर्द, उसकी हड्डियों तक में सिहरन उठा था। पति ने उसकी ओर खा जाने वाली नजरों से देखा था। चीनू ने हाथ से डायरी छीन ली। वह लौटी। आंचल खींचकर उसने फिर से पूछा, बताओ ना, जानवरों की क्रियाकलापों पर क्या लिखूं? सुषमा और चीनू के लिए वह भाभी कम माँ अधिक थी। भाभी,
मोर क्यों नाचता है? चीनू ने इस बार सबसे सरल प्रश्न पूछा था। वैसे चीनू के प्रश्नों के जवाब उसे ढूंढ ढूंढ कर तलाशने होते हैं। आजकल के बच्चे कंप्यूटर से भी तेज और चीनू उन सब में भी अव्वल। मोरनी को रिझाने के लिए ही मोर नाचता है, उसने स्नेह से कहा। और जुगनू क्यों चमकता है? अपने साथी को आकर्षित करने के लिए। सुनते ही चीनू क्षण भर के लिए चुप हो गया। आप हमारे भैया के साथी हो? हाँ, उसकी ओर आंखें तरेरते हुए बोली। भैया ने आपको कल रात मारा क्यों? चीनू, वह एकदम से सकपका गई। क्योंकि मैं उन पर ध्यान नहीं देती हूँ, भर्राए स्वर में धीरे से कहा। तो उनको भी आपको रिझाने के लिए जुगनू की तरह चमकना चाहिए, मोर की तरह नाचना चाहिए था ना? धत, वे क्यों रिझाएंगे? जानवर थोड़ी ना है। भैया जानवर नहीं है, लेकिन गुजराती तो जानवर है ना, इसलिए तो सुषमा जी को रिझाता रहता है। कहकर चीनू जोर जोर से हंसता रहा, लेकिन वह सुनकर सुन्न पड़ गई। ये क्या उटपटांगे बातें कर रहा है तू? भाभी, मैं खुद ही निबंध लिख लूंगा, बस सुषमा जी को उसका मोड़ दिला दो, फिर वो कभी आपकी तरह छुप छुप कर नहीं रोएगी। कहते हुए चीनू की नजर भी बरामदे में जाकर टिक गई। बहुत सुंदर। ये मेरी पहली लघु कथा थी। अब मेरी दूसरी लघु कथा, मौलिक पहचान। आप अपना पता दीजिए, एक पुस्तक भेजना है आपको। मेरा पता नोट कीजिए, बताती हूँ। रमा सिंह, पत्नी राम बहादुर सिंह, क 15/110/2, बेलापुर। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? अरे नहीं, बेझिझक पूछिए। आपने डाक पता में पत्नी राम बहादुर सिंह क्यों लिखा? पैतृक पहचान तो उनकी ही है ना यहाँ, इसलिए। कितने दिन से यहाँ अर्थात इस घर में रह रही हैं आप? जब से शादी हुई तभी से। शादी को कितने साल हुए? अब बच्चों के ब्याह, शादी ब्याह की उम्र भी हो रही है। मोनू शादी के पहली साल लगते ही हो गया था। अरे ठीक ठीक बताइए जरा, उंगली पर गिनकर बता रही हूँ। पूरे 25 साल हो गए शादी को। 25 साल तो बहुत होते हैं एक ही जगह रहने के लिए। हाँ, सो तो है। क्या इन 25 सालों में भी लोग यहाँ आपको आपके नाम से नहीं जानते कि साधारण डाक प्राप्त करने के लिए भी आपको पति की पहचान लगाने की जरूरत होती है? जानते तो होंगे, मैंने बिना उनके नाम के कभी कुछ मंगाया ही नहीं। एक बार अपने नाम से पहचान से डाक मंगवा कर देखिए, अच्छा लगेगा। बढ़िया, शुक्रिया। ये मेरी लघु कथाएं थी। अब मैं कविता की बिरादरी में अपनी एक कविता पेश करने जा रही हूँ। जब मैं निरीह अवस्था में इस दलदल में धंसती जा रही थी, जब मैं निरीह अवस्था में इस दलदल में धंसती जा रही थी, तब अक्सर तुम दूर खड़े करुणा से देखा करते थे मुझे। तब अक्सर दूर खड़े करुणा से देखा करते थे मुझे। मेरे अनुनयपूर्ण अश्रु से तुम संवाद स्थापित किया करते थे। मेरी अपेक्षाएं लक्ष्मण रेखा पर अक्सर सिर पटक कर रह जाती थी, क्योंकि तुमने अपने कांधे बिना तोड़ी के मर्यादा का एक धनुष जो टंकार शून्य था उसे उठा रखा था। मेरी अकुलाहट को यह कहकर तुम विराम लगाया करते थे
कि रेखाएं लांघी नहीं जाती हैं, न ही मर्यादा भंग की जाती है। यह कहकर तुम विराम लगाया करते थे कि रेखाएं लांघी नहीं जाती हैं, न ही मर्यादा भंग की जाती है। इसी कश्मकश में बरसों गहराता रहा हृदय में मायूसियों का घना बादल। इसी कश्मकश में बरसों गहराता रहा हृदय में मायूसियों का बादल घना। छाई रही धुंध मन मंथर गति से अनचाहे बंधन में बंद विवश हो मथता रहा निरंतर। मन मंथर गति से अनचाहे बंधन में बंद विवश हो मथता रहा निरंतर, और निकलता रहा एक गहरा धुआं। सृजित उस विष के धुएं में सुखद स्मृतियों के सहारे जीवित रहने का प्रयास करती रही। अब जब भोर का एक तारा चमकने का एहसास हुआ, अब जब भोर का एक तारा चमकने का आभास हुआ, तब लक्ष्मण रेखाओं ने अपने अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। उम्मीद जगी कि अब सारे धुंध छटने को है। अपेक्षाओं के बंद कपाट क्रमवार खुलने लगे। डूबते सूरज ने जब सुनहरी चादर उड़ाकर मुझे सुख का ऐश्वर्य प्रदान करना चाहा। डूबते सूरज ने जब सुनहरी चादर उड़ाकर मुझे सुख का ऐश्वर्य। एक मिनट इंटरप्ट स्पीड ना करें, कविता जी सॉरी। डूबते सूरज ने जब सुनहरी चादर उड़ाकर मुझे सुख का ऐश्वर्य प्रदान करना चाहा, तब मैंने तुम्हारी तरफ आशा भरी निगाहों से देखा और मैं निराश हुई। मुझे प्रतीत हुआ कि ये सारे बदलाव, ये परिवर्तन मेरी नितांत निजी सोच का नतीजा है। तुम अब भी अपने कांधे पर बिना तुरीर के धनुष उठाए खड़े हो। तुम्हारी आंखों में प्रेम की रक्तिम रेखाओं की जगह आश्चर्य की लकीरें खिंच गई हैं, और उसमें से प्रश्नों के श्वेत बिंदु मेरी तरफ बहते हुए चले आ रहे हैं। तुम्हारी तरफ उठे हुए मेरे निर्भीक कदमों में शिथिलता आ जाती है। सूरज की सुनहरी चादर में लिपटी शोकाकुल हो लौट जाती हूँ और मिट चुकी लक्ष्मण रेखाओं को तलाशने लगती हूँ। तुम अब भी दूर खड़े करुणा से मुझे देख रहे हो। मेरे अनुनय पूर्ण अश्रु की तुम्हें प्रतीक्षा है, लेकिन अब स्वयं मैंने अपने कांधे पर टंकार युक्त धनुष टांग लिया है। अब मेरे हाथ तुड़ीर भी है और नए लक्ष्य भी। मैंने स्वयं खींची है अपने लिए एक नई रेखा, जिसके सभी नियम मेरे बनाए हुए हैं। आसपास के दलदल अब ठोस जमीन में परिवर्तित हो गए हैं। डूबते सूरज की ओढ़ी हुई उस दिपदिपाती सुनहरी चादर ने एहसास दिलाया कि सुख का ऐश्वर्य आत्माभिमान से निर्मित होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने अपनी कोई बोल रहा है जी जी अपनी अस्मिता और स्वाभिमान को आपने बहुत अच्छा चित्रित किया। धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। तो आज इसके साथ हमारा कार्यक्रम अब समाप्ति की कगार पर है।
आप सबका बौछार के साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। और धन्यवाद। तो बहुत रात हो गई होगी, तो सब लोग अभी तक